महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में सबसे ज्यादा चर्चित वोट जिहाद घोटाला मामला में अब ईडी की एंट्री हो गई है। जांच एजेंसियों ने मामले में 23 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन करवा के इस वक्त कार्रवाई की है, जहां मालेगांव के एक व्यापारी पर कथित तौर पर कई बैंक खाते खोलने के फर्जी दस्तावेजें और फर्जी केवाईसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिससे 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जिसे बीजेपी वोट जिहाद घोटाला करार दे रही है। दूसरी ओर वोट जिहाद को लेकर नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। ओवैसी जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वोट जिहाद का जवाब अब धर्म युद्ध से होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच वोट जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब ईडी भी फुल एक्शन में नजर आ रही है। ईडी ने मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत कार्रवाई करते हुए छापे मारे। ये छापे चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात में 23 जगहों पर मारे गए। आरोप है कि व्यापारी ने कथित तौर पर कई बैंक खाते खोलने के लिए फर्जी दस्तावेजों और फर्जी केवाईसी का इस्तेमाल किया, जिससे 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। वोट जिहाद मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर गरीबों को करोड़ों रुपए देकर वोट खरीदने का आरोप है। बीजेपी मामले को वोट जिहाद घोटाला करार दे रही है। ये मामला तब सामने आया जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि हवाला कारोबारियों के जरिए मालेगांव के एक बैंक से लगभग 125 करोड़ रुपए भेजे गए और फिर इस पैसे को कई खातों में भेज दिया गया। कथित तौर पर इस पैसे का मकसद चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करना था। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। कल मैंने मालेगांव में बैंक अधिकारी, पुलिस, कंप्लेनेंट सबसे चर्चा की। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले। लगभग देश भर के 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया। 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यह पैसा आया कहां से, उसकी भी जांच शुरू है। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने शबाब पर है। इस बीच कई मुस्लिम बोर्ड ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो किस पार्टी के साथ हैं। इस क्रम में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड भी महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात कह चुका है, जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताता है। हालांकि इसे लेकर एनसीपी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने बड़ा खुलासा किया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड वाले लोग मेरे पास नवंबर में आए थे पिछले साल में, और नवंबर में उन्होंने कन्विंस किया कि आप उलेमा बोर्ड ज्वाइन करिए, ये मुसलमानों के लिए काम करती है। तो जैसे आज सारे लोग कंफ्यूज हुए, मुस्लिम किस तरह का काम करती है आपको बता? समाज का काम करती है, मुसलमानों लोग का अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है। मैं उस वक्त में मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था गवर्नमेंट से, 5% मुस्लिम आरक्षण मांग रहा था मुसलमानों की। तो उसके लिए ये उलमाओं ने बोला हम मिलकर साथ में गवर्नमेंट से मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण मांगेंगे। तो मैंने उलमाओं को, उन्होंने नवंबर में आए थे, मैंने उनका बोर्ड एज ऑल इंडिया उलेमा वर्क विंग का प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का। जब मैंने ज्वाइन करने के बाद, जैसा हम कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हम मांगते हैं। तो हमने बोला ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन बताइए, किस तरीके का रजिस्ट्रेशन है। वो बोले आज देते हैं, कल देते हैं। ऐसे बीते बीते फरवरी हो गया। मार्च में मुझे कुछ तो सस्पिशियस लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मार्च में मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को 10 दिन में आपका बताइए रजिस्ट्रेशन या किस तरीके का बोर्ड है, अदरवाइज आई विल रिजाइन। मैं रिजाइन करता हूँ। 21 मार्च को मैंने रिजाइन कर दिया। सलीम सारंग ने बड़ा दावा करते हुए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि ये बोर्ड फिलहाल अस्तित्व में ही नहीं है, जो चुनावों में मुसलमानों से MVA को वोट देने की अपील कर रहा है। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड नाम का कोई संस्था ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड।
संस्था रजिस्टर्ड है उलेमा बोर्ड के नाम से। तो इन्होंने अपनी ओर से ऑल इंडिया लगा दिया। ऑल इंडिया लगा दिया क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन्होंने ऑल इंडिया लगा दिया, तो उसकी वजह से वजन बढ़ती है मुसलमानों पे। अब उसमें और भी सस्पिशियस चीज क्या हुई कि उलेमा बोर्ड की चेयरमैन है शमीमा मोहम्मद रफीक शेख। इसमें मिसेस शमीमा मोहम्मद रफीक नाम है। और रजिस्ट्रेशन ये कब का है? 2018 का ये रजिस्ट्रेशन है। अब चैरिटी कमीशन में जब भी कोई एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, 2018 में रजिस्टर्ड हुआ, उसको 3 साल के अंदर ऑडिट तो करना कंपलसरी है। ये बोर्ड ऑडिटेड नहीं है। ऑडिटेड नहीं होने की वजह इसको कैंसिल कर दिया, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया। अभी अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कोई भी संस्था पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं दे सकती है। ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। वोट जिहाद और एक है तो सेफ है जैसे नारों से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने हैं, जहां वोट जिहाद की लड़ाई धर्म युद्ध पर आ गई है। फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से दिया जाएगा, तो ओवैसी का कहना है कि जहां वोट नहीं मिले वहां बीजेपी को वोट जिहाद लगता है। पण माझा सवाल उद्धव ठाकरेजींना आहे, शरद पवारजींना आहे, माझा सवाल काँग्रेसला आहे। जेवढे मुसलमान आरोपी आहेत त्या सगळ्या आरोपींना एका झटक्यात सोडून द्या, ही मागणी उलेमांनी केली आणि त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीने मान्य केली। हे काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? अरे यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया। ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया? फडणवीस, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब और फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। आज फडणवीस बोलते जिहाद, फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया, अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है या फिर विपक्ष को।